ओके, सो आई होप तुम लोगों ने मैट्रिक्स ड्रॉ कर ली होगी ना, बट मुझे कम ही उम्मीदें हैं। एक बार रीचेक कर लेते हैं। डेल्टा 1L मैंने कल भी बताया था, 1 मतलब M1 स्मॉल m1 एंड L मतलब कैपिटल M1। ठीक है, कैपिटल M और स्मॉल m1 वैल्यूज आर गिवन इन टेबल। ठीक है, ये हमने कल बना ली थी। कैपिटल M की वैल्यूज पुट करें DC के लिए, तो दैट इज 0, तो वो हट गया। CB के लिए 15x² और स्मॉल m1 इज -2, ये पुट कर दिया। EI कहाँ से लेकर कहाँ तक लिमिट है इसकी, 0 to 4 लिमिट लगा दी। DX प्लस BA के लिए, क्योंकि कंप्लीट स्ट्रक्चर को आपको इंटीग्रेट करना है। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, टोटल स्ट्रक्चर की, और एक ही इंटीग्रेशन, क्योंकि हर सेक्शन वाइज हमारी M की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है, इसने अपने डिफरेंट वैल्यूज पुट की। फिर BA के लिए 50x + 240 -2 + x आवर EI इंटू DX। इंटीग्रेट कर दो इसे। जब इसे इंटीग्रेट करोगे, यानी पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ये क्वांटिटीज आएगी। इंटीग्रेशन इजी ही है। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे हम x² का x³/3, 0 to 4 लिमिट है। इन तीनों का इंटीग्रेशन करेंगे x³/3, x²/2 एंड x। ठीक है, 2 से ये 140, 70 टाइम्स 2 से कैंसिल आउट हो गया। जब लिमिट्स पुट करेंगे हम तो -373.33 डिवाइड बाई EI, सो दैट इज डेल्टा 1L। डेल्टा 2L की बात करें, डेल्टा 2L इज कैपिटल M M2 अवर EI। देखो 2 है तो M2 हो गया, L है तो कैपिटल M हो गया, है ना, डिवाइड बाई EI DX। M की वैल्यूज पुट कर दो, M2 की वैल्यूज पुट कर दो। M की वैल्यूज फर्स्ट के लिए 0 है, तो M2 की वैल्यूज पुट कर दी -15x³ बाई EI DX। और यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा M2 की जो वैल्यूज है ना। इंटीग्रेट करोगे तो दैट इज 6400 अवर EI। इंटीग्रेशन में भी किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, ये दैट इज डेल्टा 2L। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेल्टा 3L, डेल्टा 3L में M3 की वैल्यूज तीनों सेक्शन के लिए 1 है, केवल M की वैल्यूज पुट करनी है। M3 इज 1। ठीक है, DX is similar way in AB section 0 to 4 50x + 240 into 1 dx over EI। इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो 1680 over EI। मैंने पहले भी बोला था ये लेंथी प्रॉब्लम है बट इजी प्रॉब्लम। इजी क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि देखो हम जो कर रहे हैं ये केवल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये M3 ये सब वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर चुके। जब हमने लोड की वजह से सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली तो हम आ जाते हैं स्टिफनेस कोफिशिएंट्स पे। तो अगर स्टिफनेस कोफिशिएंट की बात करूँ, डेल्टा 11 क्या होगा, 1m1 1m1। ठीक है, तो m1² और ये m1 की वैल्यूज़ क्या है, फर्स्ट सेक्शन के लिए x है तो x -x है तो -x इंटू -x दैट इज x²। सेकेंड सेक्शन की बात करूँ तो दैट इज 2, 2 इंटू 2 दैट इज 4, है ना। एंड थर्ड सेक्शन की बात करूँ तो -2 + x या x -2 होल स्क्वायर बाई EI। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे x³/3 0 to 2। देखो यहाँ पर थर्ड 3 पार्ट हो गए ना, तो CD के लिए भी आपको वैल्यूज मिली हैं, है ना। क्यों मिली हैं, क्योंकि अभी तक जो था लोड की वजह से फाइंड आउट कर रहे थे तो M 0 था, बट यहाँ लोड की वजह से नहीं, यहाँ यूनिट लोड की वजह से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यूनिट लोड की वजह से फाइंड आउट कर रहे हैं तो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास समथिंग ये। इंटीग्रेट करूँगा तो दैट इज 24 ओवर EI। डेल्टा 1-2 या 2-1 दोनों की बात करूँ तो M1 M2 ओवर EI DX सेम फॉर्मूला है। ठीक है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो वो उसी में वैल्यूज पुट करें। 0 to 4 0 to 4 क्या होगा, ठीक है, क्योंकि M2 की वैल्यूज 0 यानी फर्स्ट में 0 है, तो इसलिए यहाँ पर भी फर्स्ट नहीं आएगा, CD नहीं आएगा। ठीक है, केवल BC एंड AB। सो अगर इसे भी इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगा 16 ओवर EI। थर्ड की बात करें डेल्टा 3-1 तो या 1-3 दोनों M1 एंड M3 होगा। दोनों की वैल्यूज़ कहीं भी 0 नहीं है, दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। M3 तो आपका 1 है, M1 की वैल्यूज़ -x -2 एंड x -2 तीनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे तीनों सेक्शन में। ये इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा मुझे -10 ओवर EI। ठीक है, देन डेल्टा 2-2, ठीक है,
इससे पहले आप चाहो तो मैट्रिक्स बना लिया करो ताकि आपको पता रहे एलिमेंट क्या होंगे। 3 by 3 की है तो हमें पता है कि यार एलिमेंट कौन कौन से होंगे ना। तो डेल्टा 2 m2 स्क्वायर, डेल्टा 3 बचा, m2 m3, m2 फर्स्ट सेक्शन में 0 है, m3 1 है तीनों सेक्शन में। तो m2 की वैल्यू सेकेंड एंड थर्ड सेक्शन में जो है -x -4 वो वैल्यूज पुट करी, इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ मिल जाएगा -24 ओवर ये। लास्ट एलिमेंट बचा m3 दैट इज m3 होल स्क्वायर बाय ei। ठीक है, m3 की वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे हम, dx ओवर ei। m3 क्या था 1, तो सब जगह 1 आ जाएगा है ना। इंटीग्रेट करोगे तो x आ जाएगा, x के साथ ये लिमिट्स पुट करेंगे तो आ जाएगा 10 ओवर ये। फिर भी आप लोग याद रखना कि यार डायगोनल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर ये नेगेटिव आ रहा है दैट मीन हमने कुछ मिस्टेक की है ना। सो डेल्टा p इज इक्वल टू डेल माइनस डेल एल। ठीक है, ये हमारा जो फॉर्मूला है स्टार्टिंग बीम के केस में डिराइव किया था वही फॉर्मूला यूज हो रहा है। यहाँ से अगर मैं p की वैल्यूज फाइंड आउट करूँ तो डेल मैट्रिक्स स्टिफनेस सॉरी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इस साइड चल जाएगी दैट इनवर्स। ठीक, तो यहाँ पर अभी ये पुट कर रहा है, बाद में इन्वर्स करने के लिए इधर ले जाएगा। ठीक है, डेल मैट्रिक्स दैट इज 0 0 0, डेल एल मैट्रिक्स हम निकाल चुके, कैलकुलेट कर चुके पहले, माइनस डेल एल की वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स करके इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ओवर ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। इनवर्स और ये मल्टीप्लाई करोगे या आप अपने कैलकुलेटर्स को यूज़ करोगे ना, तो यहाँ मिल जाएगी P1 P2 P3 तीनों वैल्यूज मिल जाएंगी, यानी ये दिस एंड -53.30। P1 क्या था हॉरिजॉन्टल, P2 वर्टिकल एंड P3 इज मूवमेंट। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तीनों फोर्स नहीं है, एक मूवमेंट एक रोटेशनल कोऑर्डिनेट भी था हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक देख लो। किसी को कोई डाउट है देन आस्क मी। प्रॉब्लम वही है, काफ़ी इजी है, केवल इंटीग्रेशन बचा था, वो इंटीग्रेशन देख लो। मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट कर देता हूँ। 1 सेकेंड, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना। ये हमने कल के कर लिया था बट फिर भी आज स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास फ्रेम स्ट्रक्चर है स्टैटिकली, क्योंकि हमें फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स यूज़ करना है तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करना हो। डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करने के लिए 3 रिएक्शन हटानी होगी, हमने इस एंड से हटा दी ताकि हम फोर्सेस को सम करें। ठीक है, कभी भी आप अगर आपने ये रिएक्शंस हटाने में भी गलती कर दी, यानी यहाँ की एक हटा दी यहाँ की एक हटा दी, इस टाइप से कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी फ्रेम के केस। कोशिश करना कि एक एंड को हम फ्री कर दें तो ये इजी रहेगा हमारे, है ना। सो यहाँ से तीनों को रिमूव किया आपने, रिडंडेंट बनाया, तो 2 टाइप के स्ट्रक्चर हो गए, एक तो विद रिडंडेंट एक विदाउट रिडंडेंट। ठीक है, विद रिडंडेंट विदाउट लोड एंड विद लोड विदाउट रिडंडेंट, 2 टाइप के स्ट्रक्चर। दोनों की वजह से आपने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। डेल्टा 1L, ये सॉरी पहले मोमेंट टेबल बना ली। टेबल आप 3 सेक्शन क्यों लेके चल रहे हो, तीनों में वैल्यूज ऑफ मूवमेंट डिफरेंट डिफरेंट होगा तो हम एक बार में इंटीग्रेट नहीं कर सकते ना, तो तीनों सेक्शन के लिए अलग अलग कर, तीनों सेक्शन के लिए मूवमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। तो बस फिर फॉर्मूला है हमारे पास, सिंपल फॉर्मूला है 1L। L रिप्रेजेंट कर रहा है मूवमेंट ड्यू टू लोड, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है मूवमेंट ड्यू टू यूनिट लोड। ठीक, बस ये कर रहे हैं। अच्छा हाँ, जिसको भी डाउट है इस पर्टिकुलर पेज पे जस्ट आस्क मी। अगर आपने 1 2 भी करा होंगे, अभी जो मैंने टाइम दिया था उसमें 1 2 भी अगर आपने ट्राई किए होंगे तो फिर दिक्कत नहीं आई, और अगर नहीं किए होंगे वैसे ही समझ रहे हो तो काफ़ी लेंदी है बच्चों, है ना। एक प्रॉब्लम एक ये चीज़ है, अगर यहाँ पे m और m2 की वैल्यूज पुट करके चेक करके और डिफ्रेंशिएट किया इंटीग्रेट किया होगा तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया होगा। इस पेज में देख लो, किसी को कोई डाउट लग रहा है इंटीग्रेशन में भी हो तो भी पूछ लेना। ओके, इस पेज में देख लो, यहाँ तक तो लोड की वजह से डेल्टा आपने फाइंड आउट किया ड्यू टू लोड, है ना। उसके बाद ये आ गया स्टिफनेस मैट्रिक्स, है ना, सॉरी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में क्या है, डेल एन 1 1, यानी यूनिट लोड की वजह से फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे आपको डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो m1 इंटू m1 यूनिट लोड है, इसलिए लोड वगैरह बाकी रेस्ट लोड आपने रिमूव कर दी, केवल यूनिट लोड की वजह से। यूनिट लोड की वजह से मूवमेंट भी m1 ही होगा, और जहाँ हम फाइंड आउट करें दैट dm/dt जो करते थे तो वो भी m1 ही होगा, तो दोनों m1 ही होंगे, है ना। सो डेल 1 1 इज m1 स्क्वायर।
कौन कौन से एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले अगर आप मैट्रिक्स बना लोगे तो बेस्ट रहेगा del 1 1 del 1 2 del 1 3 del 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी तो आपको क्लियर रहेगा। एक डायगोनल लोकेट करना, उससे ऊपर वाले सारे एलिमेंट आपको कैलकुलेट करना, नीचे वाले सेम एज इट इज होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे del 2 1 कैलकुलेट कर लिया तो 1 2 ऑटोमेटिकली फाइंड आउट होगा इस वे। इस पेज पे देख लो। लेंदी प्रॉब्लम है, ठीक है, बट हाँ एग्जाम में जरूर आएगी, और ये लेंदी में भी सबसे इजी होगा। हाँ बेटा। सर अभी आपने बोला था ना कि डायगोनल एलिमेंट में इसके नेगेटिव नहीं होंगे, हाँ तो डायगोनल इसका कोई रीजन है? डायगोनल नेगेटिव नहीं होंगे। डायगोनल नेगेटिव नहीं होंगे इन द सेंस कि यार यूनिट लोड अगर किसी भी पॉइंट पे लगा रहे हो आप, देखो एक सेकेंड, डायगोनल नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब समझो इस चीज़ को। डायगोनल एग्जैक्टली है क्या? डायगोनल वो है कि यार यूनिट लोड पर्टिकुलर एक मेंबर पे लगा रहा हूँ, एक कोऑर्डिनेट पे लगा रहा हूँ, और उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चेक कर रहा हूँ। तो जहाँ लोड लगा रहा हूँ केवल इस लोड की वजह से ना, इस लोड की वजह से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट चेक कर रहा हूँ तो इसी लोड की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, समझ रहे हो? तो जब लोड जिस डायरेक्शन में लगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, बट हो सकता है दूसरे कोऑर्डिनेट यानी डेल्टा 1 2 की बात हो तो दूसरे कोऑर्डिनेट में हमें अपोजिट डायरेक्शन में यानी फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हो सकता है दूसरी डायरेक्शन। बट जिस कोऑर्डिनेट की बात करूँ, डायगोनल क्या होते हैं, जिस कोऑर्डिनेट पे लोड लगा उसी कोऑर्डिनेट पे मैं डिस्प्लेसमेंट चेक करूँ तो वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। यानी इस डायरेक्शन में लोड लगा रहा हूँ तो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आएगा। दूसरा अगर मैं हॉरिजॉन्टल लगा रहा था इन केस ऑफ फ्रेम, ठीक है, इन केस ऑफ फ्रेम अगर मैं हॉरिजॉन्टल लगा रहा हूँ, मैंने ये कोऑर्डिनेट का डायरेक्शन चूज़ किया है ना, जो भी डायरेक्शन मैंने चूज़ किया तो डिस्प्लेसमेंट इसकी वजह से इसी डायरेक्शन में होगा ना बच्चों ना। मूवमेंट अगर लगा रहा हूँ मैं, रोटेट कर रहा हूँ, तो अगर इसे क्लॉकवाइज रोटेशन मेरा कोऑर्डिनेट है तो क्लॉकवाइज ही रोटेशन मिलेगा, समझ लो। तो जब डायगोनल की बात करूँ, डायगोनल है क्या, उसी पॉइंट पे आपका डिस्प्लेसमेंट या रोटेशन ना, जिस पॉइंट पे आप लोड लगा रहे हो, जो कोऑर्डिनेट्स आपके, तो जब कोऑर्डिनेट्स आपने लोकेट कर दिए तो उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, कंफर्म हो, ठीक है। इसलिए क्या होता है, डायगोनल हमारे हमेशा नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। बाकी ये एलिमेंट पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, यानी यहाँ पर अगर मैं लोड लगा रहा हूँ तो हो सकता है ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, बट दूसरे डायरेक्शंस में आपके डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट के अपोजिट हो सकता है, ठीक है। लाइक हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट थे, एक शायद अपवर्ड था, एक हॉरिजॉन्टल, ये भी शायद इस डायरेक्शन में था, एंड थर्ड इज स्लोप, ठीक, ये आपके पास एलिमेंट। तो आप जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के स्टडी करोगे पूरे स्ट्रक्चर की तो इस कोऑर्डिनेट में इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और सिमिलर वे में रोटेशन अगर दोगे क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज ही रोटेशन मिलेगा, समझ रहे हो? क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाओगे तो क्लॉकवाइज रोटेशन। तो जिस डायरेक्शन में लगाने वो तो पॉजिटिव ही होंगे हमेशा, बट अगर मैं अपवर्ड लगा रहा हूँ तो हो सकता है जब डेल 1 2 की बात करूँ, यानी 1 इज हॉरिजॉन्टल 2 इज वर्टिकल, तो हो सकता है ये अपवर्ड जा रहा हूँ, यानी ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो जा रहा है, बट हो सकता है वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड, वो फिक्स नहीं कर सकते, वो तो कैलकुलेट करके ही पता लगेगा। बट जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में उसी कोऑर्डिनेट पे मैं डिस्प्लेसमेंट चेक करूँगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा, यानी फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा। तो कभी भी ये नेगेटिव आ रहा है दैट मीन हमने कुछ गलत किया, ये क्लियर रखना। अब ये है कि यार कोऑर्डिनेट मैंने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लिया है, मैं फोर्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में नहीं लगाऊंगा, है ना, मैं फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाऊंगा जिस डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट लिया। अगर मैंने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट लिया तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स लगाऊंगा, यूनिट फोर्स ना, उस कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन। यूनिट अगर मैंने कोऑर्डिनेट वर्टिकल अपवर्ड लिया है तो फोर्स भी मैं वर्टिकल अपवर्ड ही लगाऊंगा, ठीक है, यूनिट फोर्स लगाऊंगा, ये ध्यान रखना। इज इट क्लियर?
यस सर। ओके, सो यहाँ से हमें P मिल जाएंगे एंड जब मुझे P फोर्स मिल गए यानी ये स्ट्रक्चर मेरे लिए डिटर्मिनेट हो गया, उसके बाद कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर यहाँ ओनली P फोर्स पूछे, ये रिएक्शंस पूछे, तो आपको ये रिएक्शंस मिल गई, ये रिएक्शंस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे टोटल लोड माइनस वर्टिकल रिएक्शन इज इक्वल टू दिस रिएक्शन हो जाएगी। ये हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में लग रही है तो उतनी ही हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में लगेगी, -50 कर देना। ठीक है, मूवमेंट जितने आ रहे हैं तो मूवमेंट का सम करके यहाँ पे फाइनल मूवमेंट रिएक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक एक बार ये डिटर्मिनेट हो जाए उसके बाद आप चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना। ये ही सेम पैटर्न सेम चीज़ें रहेंगी आपके एग्जाम में। ठीक है, सेम, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं होता, सारे ही चीज़ें यही करनी होंगी हर प्रॉब्लम, बट हाँ लेंदी होंगी। या अगर आप करने बैठोगे तो 4-5 पेज मिनिमम चाहिए। ठीक है, बस लेंदी से डरना नहीं, जल्दी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना जल्दी ही प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लो। बट अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई तो ये प्रॉब्लम सोल्व करने में हमें 2 घंटे 1.5 घंटे लग जाए। प्रैक्टिस हुई तो ये 30 मिनट्स में हो जाएगी। सो ये क्लियर रखना। अगर ऑप्शन हो आपके पास कि यार हम फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस मेथड में से किसी से भी कर सकते, तो बिल्कुल बिना सोचे समझे स्टिफनेस मेथड चूज करना। ठीक है, तो सर ये क्या बोलते हैं 12.5 नंबर में आएगी ना फिर हाँ 12.5 की। डायरेक्ट? अब तो बेटा आपके जो इस बार का पैटर्न लग रहा है वो तो ये लग रहा है 25 नंबर में आएंगे, है ना, 25 मार्क्स। मतलब जो अभी पैटर्न इन्होंने स्टार्ट किया है ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन, तो कोविड सिचुएशन में ये है कि आपके 3 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट इन योर फाइनल एग्जाम एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 25 मार्क्स। ठीक है, सो ये 25 मार्क्स में रहेंगे। हो सकता है इसके साथ ऑप्शंस में, या फिर हो सकता है ए और बी पार्ट में कर दें, है ना, तो वो कर सकते हैं, बट जनरली जो चल रहा है वो 25 मार्क्स का, ये 2 आवर्स में कंप्लीट कर। सेक्शन को मिला के देखो अभी पहले तो क्या था 12.5 में फिक्स रहता था, ये आ जाएगी ना, ये हाँ 12.5, बट अब है आपका एक क्वेश्चन है 25 मार्क्स का। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट देखें, क्योंकि 2 आवर्स का हो चुका है 3 आवर्स की जगह, तो टाइम लिमिट के हिसाब से तो ये एक ही क्वेश्चन होगा, 30 मिनट्स या 40 मिनट्स ये कैरी करता है, तो उस हिसाब से देखूँ तो ये एक ही क्वेश्चन देना चाहिए 25 मार्क्स। ठीक है, बट वो फिर वही बात है कि एग्जामिनर टू एग्जामिनर वेरी करता है, जो पेपर सेट करते हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से दे रहे हैं। तो 12.5 में तो कंफर्म रखेंगे, 2 पार्ट में कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि यार ये क्वेश्चन आपको दे दिया 16 मार्क्स का, है ना, या 20 मार्क्स का और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन ऐड कर दिया, तो इस वे में भी कर सकते हैं। और बाकी स्टिफनेस के प्रॉब्लम है वो 12 मार्क्स में दे सकते हैं ना, वो लेंदी नहीं होती, बट जो फ्लेक्सिबिलिटी की रहती है दोनों प्रॉब्लम यानी ऑन फ्रेम और ऑन आपका ट्रसेस दोनों ही काफ़ी लेंदी है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। प्रॉब्लम इजी है, प्रॉब्लम टफ नहीं बोलूँगा मैं, है ना, करना वही काम है, इंटीग्रेशन करना है बस, काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेशन है। ये 3/3 की इसलिए ज़्यादा लेंदी लगेगी, बट हाँ एग्जामिनर 2/2 की दे सकता है, यानी 2 ही आपको एलिमेंट्स दे। ठीक है, तो ये तो काफ़ी इंटीग्रेशन करोगे तो काफ़ी ज़्यादा वक्त होगा, और या 2 लाइन में लिख रखा है तुम करोगे तो ये 2 लाइन में नहीं होगा, ये 4-5 लाइन ले लेगा, है ना। ठीक है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिए। ठीक है, बट आप लोग करोगे तो टाइम लगता है, मल्टीप्लाई करोगे, उनको पुट करोगे, फिर उनको इंटीग्रेट करोगे, सारी चीज़ें करोगे ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैक्सिमम इसमें क्या कर सकता है, मैक्सिमम इस टाइप की प्रॉब्लम्स में वो एक और चीज़ ऐड कर सकता है, दैट इज़ कि यार सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, सेम प्रॉब्लम है और वो बोल दे कि यार इसमें पर्टिकुलर पॉइंट पे सिंकिंग हो रही है, रोटेशन, और ये दे दे आपको, यानी जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर का डेल माइनस डेल एल करते हैं, डेल एल तो हमने कैलकुलेट कर लिया, बट ये हो सकता है कि डेल आपको गिवन हो, डेल मतलब ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे कोई डिफ्लेक्शंस हैं, डिस्प्लेसमेंट है, रोटेशन है, तो वो गिवन हो। तो लाइक इस प्रॉब्लम में ही, सेम प्रॉब्लम में अगर डी पॉइंट को इल्ड कर दें, डी पॉइंट कौन सा था हमारा, ये पॉइंट, इसे इल्ड कर दें टू द राइट एंड डाउनवर्ड बाय 5 mm, डाउनवर्ड कर दिया 5 mm और राइट कर दिया। ठीक है, तो 5 mm
and 8 mm respectively. Take EI is equals to this. EI की वैल्यू दे दी किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में दे रखा है तो हम सबको मीटर्स में कन्वर्ट। डेल मैट्रिक्स क्या होगी, डेल वन, वन यानी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में राइट हैंड साइड पे हमारा कोऑर्डिनेट था। ये चीज़ें याद रखना बच्चों, राइट हैंड साइड पे कोऑर्डिनेट हमने लिया है और राइट हैंड साइड पे ही ये डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, ठीक है। दी यील्ड टू द राइट, राइट हैंड साइड पे कितना है 5 mm, तो 5 mm मीटर में चेंज करूँगा तो 0.005, ठीक है। एंड 8 mm डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड, बट मेरा कोऑर्डिनेट था अपवर्ड, तो मेरे को सिर्फ नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, डेल माइनस 0.008, ठीक है। और थर्ड, उसमें कोई रोटेशन नहीं दे रहेगा, रोटेशन देगा तो वो भी पुट करना होगा, नहीं दे रहेगा तो 0.00, ठीक है। दैट इज इक्वल टू ई आई की वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे ना, उल्टा कर देगा इसने, ई आई की वैल्यूज यहाँ पुट करना था, ठीक है, इसने यहाँ पुट कर रखा, ठीक है। तो ई आई की वैल्यूज आप यहाँ पुट कर लेना, है ना, जो भी आएगी फाइनली यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। अब ये वही के मैट्रिक्स आपने बना रखी है, सॉरी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स आपने बना रखी है, पी फोर्सेस फाइंड आउट करना था, डेल माइनस डेल एल कर, ठीक है। डेल मैक्सिमम नहीं गिवन होता तो जीरो ले दें, बट गिवन है तो आपको वो वैल्यूज पुट करनी होगी। और डेल है क्या एग्जैक्टली, दैट इज द सिंकिंग ऑफ द सपोर्ट या रोटेशन ऑन द जॉइंट्स, जो भी जॉइंट्स हम लेके चल रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट्स जो लेके, तो फिर ये हो जाए। अगर देखो एग्जामिनर कभी बोल दे कि ए सपोर्ट सिंक कर रहा है बाय एन अमाउंट, इस डी की जगह ए को बोल देता है ए यील्ड कर रहा है इतना इतना, ठीक है, तो आप यहाँ ये कोऑर्डिनेट्स नहीं चूज करते, फिर ये कोऑर्डिनेट चूज करो, ये भी क्लियर रखना, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट बोला है जहाँ पर सिंकिंग हो रही है, जहाँ पर यील्डिंग हो रही है, वही कोऑर्डिनेट्स आप रिडंडेंट चूज करोगे, ये क्लियर रखना। फिर ये फिक्स रहेगा, ये रिडंडेंट रहेगा, क्योंकि इसके ओरिजिनल रिफ्लेक्शंस आपको गिवन है, नहीं गिवन है तो इट्स अप टू यू कि आप इस वाले के सपोर्ट्स के रिएक्शंस हटाओ या इस वाले के। बट जब उसने एक बार फिक्स कर दिया कि यार ये वाला सपोर्ट्स हमारा सिंक कर रहा है, यील्ड कर रहा है, तो इस सपोर्ट के होंगे, और अगर उसने ये फिक्स किया तो इसके हों, ठीक है। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है। बाकी के मैट्रिक्स सेम, सॉरी डेल मैट्रिक्स सेम बनेगी, डेल एल मैट्रिक्स सेम बनेगी, यहाँ एक मैट्रिक्स आ जाएगी डेल ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल वाली वैल्यूज आप पुट कर दोगे यहाँ, ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे तो उसको सोल्व कर लें। हाँ, एक ओके, देखो इसने किया क्या है ना, या दो तरीके हैं आपको इसको सोल्व करने के। डेल आपको गिवन है, इसने क्या करा, ई आई से मल्टीप्लाई कर दिया, ई आई से डिवाइड कर दिया। कर क्यों रहा है ये यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पर ई आई की फॉर्म में है सारी चीज़ें, तो ई आई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देगा तो ई आई कैंसिल आउट हो जाएगा टोटल स्ट्रक्चर, समझ। तो या तो आप ई आई से मल्टीप्लाई करके ई आई से डिवाइड करके, ये आ गया 50, ई आई कितना था 10,000, ठीक है, 10,000 से मल्टीप्लाई करेगा तो 58 माइनस 80 जीरो हो जाएगा। क्यों किया, क्योंकि यहाँ से ये कैंसिल आउट कर सके चारों, ठीक है, तो ई आई की चीज़ें ही हट जाएंगी। नहीं करोगे तो ये 50 और ये सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाओ, तो आपको ई आई की वैल्यूज यहाँ पुट करनी होगी, यहाँ पुट करनी होगी, सारा सोल्व करना होगा। तो इसने थोड़ा सा इजी करने के लिए क्या करा, 1/ई आई डायरेक्ट यहाँ पर लिया आया, इन दोनों के साथ तो 1/ई आई था ही सरी, कैंसिल आउट हो गया। तो आप भी ये चीज़ ध्यान रखना, अगर डिफ्लेक्शंस आते हैं तो आप भी उस ई आई की टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, ई आई से ई आई कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो करता है वो इतना करता है इन इस टाइप की प्रॉब्लम। वन सेकेंड, P1 P2 P3, ये इसकी मैट्रिक्स आ गई और ये इसको इन्वर्स कर लिया, ठीक है। इन्वर्स आप कैलकुलेटर से ही करना, ठीक है, नहीं है तो फिर वो फैक्टर्स लेना सीख लेना, ठीक है। फैक्टर्स लेना सीखने में क्या है, इस वाले एलिमेंट को रोका, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया और इससे मल्टीप्लाई, इसमें में फैक्टर्स वगैरह होते हैं, इसके साथ माइनस आएगा, को फैक्टर्स वगैरह, बट कैलकुलेटर ही ईजी रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई ये सारी काम हमारा 1 मिनट में हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट्स फिर आ गई, ये अगर सिंकिंग हो रहा है या यील्डिंग ऑफ द सपोर्ट डी हो रहा है तो ये फोर्सेस होंगे,
और नहीं हो रहा तो पिछले फोर्सेस हो। देख लो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। लास्ट फिर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रसेस। ट्रसेस में किस टाइप से आपको सॉल्यूशन करना है। और चाहो तो थोड़ा सा करके देख लो इसको कि हाँ यार इस टॉपिक पे मुझे इस पॉइंट पे लग रहा है कि यार इंटीग्रेशन इजी नहीं होगा, या इस पॉइंट पे लग रहा है या ये वैल्यू सर ने कैसे पुट कर दी। ठीक है, तो ये चेक कर लो, पूछ लो। यही मेथड अगर आपसे यही प्रॉब्लम गिवन है एंड एग्जामिनर बोले कि यार एनालाइज द पोर्टल फ्रेम, ठीक है, अब उसने ये नहीं बोला कि मेथड कौन सा यूज़ करना है, देन हम क्या करेंगे, हम इसे वाया स्टिफनेस मेथड सोल्व करेंगे। क्या होगा स्टिफनेस मेथड में, डायरेक्टली 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, 1 हॉरिजॉन्टल, रोटेशन, सी पे रोटेशन, 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। डायरेक्टली हमें पता है इसकी वजह से क्या होगा, K11 12 EI ओवर L क्यूब, ठीक है, दिस प्लस 12 EI और L क्यूब दिस। K12 क्या होगा, तो रोटेशन एंड ये 6 EI ओवर L स्क्वायर। K22 क्या, सॉरी 13 क्या होगा, 6 EI ओवर L स्क्वायर, डायरेक्टली फॉर्मूला। तो फिर आप उस वे में भी सोल्व कर सकते हो। अगर गिवन नहीं है तो नो डाउट ट्राई करना कि स्टिफनेस मेथड यूज़ करें। ये इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा, इजी ये है बट लेंदी बहुत, इंटीग्रेशन वगैरह कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर ही दो, ठीक। बट जैसे ये टेबल बनानी आ गई, उसके बाद केवल फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है, यहाँ देख कर आपको ये वैल्यूज फाइंड आउट करना। देख लो बच्चों, इसमें किसी को डाउट लगे तो पूछ लो, है ना। और तो मैं एक और बात बता दूं, जो जितने बच्चे पास आउट होते हैं ना, सबसे ज़्यादा बैकलॉग इसी सब्जेक्ट में, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कल ही 2-3 बच्चों का फ़ोन आया था कि सर हमारा वो एग्ज़ाम है तो क्या पढ़ें, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को उतना लाइटली मत लो, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी हमें, क्लियर रखना है भाई। मैं समझा रहा हूँ तुम्हें समझ में आए, नहीं आएगा तो पूछो, वरना प्रैक्टिस करो। और ये चारों टॉपिक आपको करना ही होगा, फ्रेम पर, ट्रस पर, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस, ठीक है। बीम, फ्रेम, ट्रस, तीनों, ठीक है, 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों कर। तो वो थोड़े बहुत जो आप मिस्टेक करोगे उसके बाद आपके ठीक ठाक मार्क्स आ जाए, नहीं करोगे, प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो ये कंप्लीट जितने मार्क्स से होते हैं उतने आ जाए, ठीक है, फिक्स है। देख लेना, फिर भी आप अपने से प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट लगे तो पूछ लेना, ठीक है। तो विदाउट सिंकिंग या विदाउट यील्डिंग या फिर विद यील्डिंग, ये 2 टाइप के इसमें प्रॉब्लम बनती है, दोनों टाइप की आपको सोल्व करके देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट टर्न हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी मेथड इन ट्रसेस, ठीक है। उसका भी 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पढ़ेंगे बस पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें देख लो, समझ लो, डाउट लगे पूछ लो, ठीक है। एक एक पेज से स्टार्ट कर लो, जो डाउट लगे फर्स्ट पेज में वो देख लो, सेकंड पे देख लो, खुद से करके देख लो, 10 मिनट है ना, तो खुद से करके देख लो। बट जिसने ये प्रॉब्लम कर ली, बीम, ट्रस एंड फ्रेम की दोनों टाइप की प्रॉब्लम, वो एग्ज़ाम में अच्छा करेगा, ये ध्यान रख। चाहे लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लेना, तीनों टाइप के प्रॉब्लम। सर 2 टाइप की कौन सी नाम बताना, एक बार दोबारा।
बेटा फ्लेक्सिबिलिटी मेथड एंड स्टिफनेस मेथड स्टिफनेस ऑन बीम फ्रेम एंड ट्रस। ठीक है, ये तो मिनिमम आप लोगों को करना ही है। ठीक है, और साथ में फिर फर्स्ट यूनिट जो आर्चेस हमने किया था। यस सर। इतना हो जाए बस बहुत है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, जो सेकेंड यूनिट में शायद आपने देखा होगा कि लोड जॉइंट्स पे जो ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र और लोड कुछ नहीं, 30 किलो न्यूटन को अगर मुझे यहाँ ट्रांसफ़र करना है तो जितना इसका एंड मूवमेंट आता है, फिक्स एंड मूवमेंट आता है, उतना ही ये लोड जॉइंट्स पे ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, सो यानी आपसे बोला जाए कि यार ये फिक्स बीम है मेरे पास, या ये बीम है, इस पे यूडीएल लगा हुआ है, उसकी अगर इतना समझ में आ जाएगा तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसी के काम के लिए रहते हैं। ये अगर बोल दूँ यूडीएल लग रहा है इस बीम पर, और मैं बोलूँ यार ये लोड यहाँ जॉइंट पे कितना ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, तो आप बोल दोगे सर WL²/12 इसकी वजह से रिएक्शन आती है। तो रिएक्शन कब आएगी? जब ये लोड यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। भाई ये लोड की वजह से यहाँ जॉइंट पे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये लोड होता जॉइंट पे, तो एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन आती, कितनी आती है? WL²/8। ये रिएक्शंस तो मुझे पता है WL²/12 होगी, है ना, जो रिएक्शंस आती है इसकी वजह से मूवमेंट, वो मुझे पता है WL²/12। तो इस लोड को अगर मैं लोड के फॉर्म में ही ट्रांसफ़र करूँ तो क्या हो जाएगा? ये लोड देखो, इसे भी समझ लो, ये आप शेयर फोर्स डायग्राम वगैरह बनाओगे तो ज़रूरत पड़ती है। देखो लोड को अगर मैं लोड के फॉर्म में ही बीम से जॉइंट पे ट्रांसफर तो क्या होगा? WL²/12 हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगा। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन आती है तो लोड जॉइंट पे कैसा होगा? क्लॉकवाइज। यहाँ पर क्लॉकवाइज रिएक्शन आती है तो लोड होगा एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन, जॉइंट पे ट्रांसफर। देन अगर मैं इसकी बात करूँ, रिएक्शन कितनी होगी? WL/2 रिएक्शंस होती थी, तो पॉइंट लोड आ जाएगा WL/2। तो ये लोड को जॉइंट्स पे ट्रांसफ़र करना होता है, कुछ नहीं है। जो रिएक्शन आती थी उन्हीं को एज अ लोड फॉर्म में रख दो। जितने इस जॉइंट पे लोड आ रहे हैं उतनी ही रिएक्शंस हो रही है ना, जो जो रिएक्शंस थे उन्हें लोड फॉर्म में रख दिया, और कुछ नहीं होता। हॉरिजॉन्टल इसकी वजह से कुछ आएगा नहीं, है ना, तो हॉरिजॉन्टल हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये भी चीज़ें हैं, सिंपल है, ये कई बार कर चुके हैं, बस बोला नहीं गया इसलिए बता रहा हूँ। ओके चलो ठीक है, किसी को और भी डाउट है प्लीज़ पूछ लो, है ना। नहीं है विशकेत एक बार अटेंडेंस ले लेना। तो नहीं है तो आप लोग जा सकते हो, बट जिसे डाउट है, जिस भी पॉइंट पे लग रहा है छोटा मोटा भी, वो क्लियर कर लो। सर भेज दी। ठीक है, आपके पास कोई बुक है नहीं है इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस के लिए? नो सर। नहीं है। चलो मैं ट्राई करता हूँ, कुछ पेजेस स्कैन करके बुक्स के भेजता हूँ तुम लोग। किसी के पास भी नहीं है ये पंडित एंड गुप्ता मैंने बोला था? चलो ठीक है, कोई अगर इधर आए तो यहाँ लाइब्रेरी से इशू करा लेना। स्ट्रक्चर एनालिसिस अ मैट्रिक्स अप्रोच बाय पंडित एंड गुप्ता, सेकंड थर्ड यूनिट काम बन जाएगा। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है उसमें, प्रैक्टिस कर लो। मैं देखूँगा, मेरे को टाइम मिला तो मैं स्कैन करके आपको भेजता हूँ एग्जांपल्स, ताकि आप 2-4 एग्जांपल खुद से ट्राई करोगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप हो। विदाउट बुक जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। ये कल की क्लास में मैं ट्राई करता हूँ कि मैं प्रॉब्लम्स ही यानी एग्जांपल्स एक पीपीटी बना के थोड़ा सा ओवरव्यू करा दूँ। पहले एक बार वो पढ़ लेते हैं ट्रस्ट, फिर हम स्टार्ट करेंगे।
चलो ठीक है, अगर किसी को डाउट नहीं है देन यू कैन लीव द क्लास।